Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे के कक्षा चैनल पर हमारी एक सीरीज चली हुई है 10th क्लास की। इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10th के मैक्सिमम सिलेबस हम कंप्लीट कर दें। तो जो बच्चा हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसे पता है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर हो चुके हैं और अब हमने फिफ्थ चालू नहीं किया, अब हमने 12 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करा है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी एक पार्ट हमारा हो चुका है। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन बच्चों के लिए जो आज नए आए हैं कि डायरेक्ट इस वीडियो पे ना कूदें। पहले अगर तुम्हें यही चैप्टर पढ़ना है तो 12th का फर्स्ट पार्ट देख के आए, या फिर अगर शुरू से ही पढ़ना है तो पहले 1, 2, 3, 4 एंड देन 12। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, आज का टॉपिक है क्या है हमारा, ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। देखो, ओम यानी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने कुछ ना कुछ अपनी एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके बेसिस पर उसने एक कंक्लूजन निकाला जिसको अपना नाम ही दे दिया उसने, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है भाई, देखो भाई क्या है, बोल रहे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना तुम्हें, पढ़ाया मैंने नेक्स्ट पिछली क्लास में। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, यानी कि इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 point of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided through the circuit provide। अच्छा दोबारा लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। रिमेन कांस्टेंट क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अगर किसी वायर में या किसी मेटेलिक कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाए। भाई देखो, हम डिफरेंस की बात कब करते हैं, जब अंतर पाया जाता है तभी तो बात करते हैं। और पोटेंशियल तुम्हें पता ही है, वोल्टेज जिसे कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसका जैसे वायर है पूरी, इसका और इसका डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, देखो दो साइन आएंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक आता है जैसे मान लो कि जैसे मानो कि मैं जितना खाना खाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतना मेरा वेट बढ़ेगा, क्योंकि जितना खाना खाया उतना वेट बढ़ा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा खाना तो ज्यादा वेट, कम खाना तो कम वेट, सिंपल। अब इनवर्सली का एग्जांपल मान लो कि मैं जितना खाना खाऊंगा, देखो दोबारा सुनो, मैं जितनी रनिंग करूंगा रनिंग उतना मेरा स्पीड बढ़ेगी। नहीं ऐसे नहीं, रनिंग ज्यादा करूंगा, अरे ऐसा कुछ भी मान लो एग्जांपल, मतलब इनवर्सली मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे कि अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी घटी, अभी बता दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे दिमाग में ना एकदम सॉर्ट आउट नहीं आ रहा, ठीक है भाई। देखो अगला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और एक या बात याद रखना कि जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू। और इस केस में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी आई है? R। क्या ये? R। आगे बताऊंगा R क्या होता है। अब यूं समझो कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट टर्म आती है जिसे हम R कहते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, R कांस्टेंट होती है फॉर ए गिवन मटेरियल। मतलब क्या, जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, इसकी R की वैल्यू कुछ और होगी। मान लो मैं दूसरा वायर ले आया, उसकी R की वैल्यू कुछ होगी, तो यानी कि हर एक वायर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हर एक वैल्यू मतलब अलग अलग चीजों के लिए। ये है तो इसकी कुछ हो, ये है तो इसकी कुछ हो, अलग अलग रहेगी, ठीक है भाई। देखो अगला क्या कह रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। बड़े आगे, तो देखो भाई अगला, अब रेजिस्टेंस क्या, देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू इट। देखो क्या कह रहा है, अगर चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, सिंपल है। ऐसा मानो, सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि तुम स्पीड गली में जा रहे हो, अपनी बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो गली में ब्रेकर दिखते हैं ना, तो बस ब्रेकर क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या कि जितनी अगर मान लो तुम्हारी स्पीड हुई तो ब्रेकर क्या करता है, तुम्हारी स्पीड को कम कर देता है ना। उसी प्रकार से किसी वायर में रेजिस्टेंस पाया जाता है, रेजिस्टेंस होता ही होता है हर वायर में, ठीक है। किसी वायर में रेजिस्टेंस अगर पाया गया, जो कि पाया जाता है, अगर जितना ज्यादा वो रेजिस्टेंस होगा तो उतना ज्यादा ब्रेकर होंगे। अगर किसी गली में ब्रेकर ज्यादा होंगे तो तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो पाएगी क्या? नहीं। ज्यादा करोगे फिर कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करोगे फिर कम करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से अगर किसी वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस पाए जाते हैं तो उसमें करंट कम होता है, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस आ गया ना, उसने उसको फ्लो को रोक दिया। अब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट क्या है? चार्ज है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर
टू रजिस्ट, रजिस्ट मतलब उसको रोकता है। मान लो मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मान लो कि मैं भाग रहा हूँ, मुझे किसी ने पकड़ रखा है, ठीक है, मुझे पकड़े जा रहा है, मैं भाग रहा हूँ फिर पकड़ रहा है, भाग रहा हूँ फिर पकड़ रहा है, तो मेरी स्पीड बन पाई? नहीं बन पाई। तो जब बन नहीं पाई तो मैं तेज भाग पाया? नहीं भाग पाया। तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जो किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में करंट के फ्लो को रोकता है या धीमे करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आया समझ? अगला देखो भाई, अब देखो जैसे हम अभी तक सब चीजों की ऐसा यूनिट पढ़ते आए हैं, करंट की बोलो बोलो चले बोलो एम्पेयर, और वोल्टेज की बोलो भैया ये तो सिंपल है, तो वोल्ट ही है, ठीक है भाई। देखो उसी प्रकार से हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो भैया इसकी भी कुछ ऐसा यूनिट पाई जाएगी, तो इसकी ऐसा यूनिट है ओम। क्या होती है? ओम। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, कोई दिक्कत आया समझ? देखो भैया अगला, अब 1 ओम क्या होता है? देखो V बराबर आई आर है ना, तो इसे हम R इक्वल टू V बाई आई नहीं लिख सकता भाई? देखो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, तो ठीक है। अगर इसे मुझे 1 ओम लिखना है, इसकी वैल्यू 1 लानी है, तो वोल्टेज भी कितना होना चाहिए? 1, और करंट भी कितना होनी चाहिए? 1। तो जब किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? 1, और उसमें करंट भी कितना फ्लो हुआ हो? 1, तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ओम। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, और करंट कितना हो? 1 एम्पेयर, तो उसी को हम 1 ओम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो भैया अगला, अब देखो क्या कह रहा है, अब रियोस्टेट क्या होता है? देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। क्या कह रहा है भैया? हमें तो नहीं आता। देखो रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो वेरिएबल है। मतलब भैया देखो, अभी मैंने तुम्हें जो रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या हो? वेरिएबल, मतलब बदलती रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। तो भैया रियोस्टेट का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है बताओ भाई? रेजिस्टेंस भैया करंट को कम करता है, तो भाई रियोस्टेट भी करंट को कम करेगा। लेकिन करंट जो रियोस्टेट है, बस उसकी एक खासियत है, क्या? कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है ना, जैसे देखो जो रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। लेकिन हम रियोस्टेट में ना, देखो विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को कम नहीं करते, हम वोल्टेज को कम ही नहीं करेंगे। भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर वोल्टेज कम नहीं हो तो करंट कैसे? भाई वोल्टेज और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर यही कम नहीं हुआ तो ये कम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए तो हम रियोस्टेट लगाते हैं, समझे? तो रियोस्टेट क्या करता है? इस वाली वैल्यू को सेम रहने देता है, लेकिन इस वाली वैल्यू को कम या ज्यादा कर देता है। आया समझ? इसलिए हम इसे रियोस्टेट कहते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो कि करंट की वैल्यू बढ़ा देता है या कम कर देता है, लेकिन वोल्टेज की जो वोल्टेज आ रही है पहले से जो आ रही है उसमें कोई चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत? देखो भैया अगला, अगला क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब देखो हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, अब रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीजें फर्क करती हैं, तो देखो क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, पहला वाला पॉइंट देखो, पहला क्या बोल रहा है? लेंथ। दूसरा क्या बोल रहा है? टेम्परेचर। मतलब क्या भैया इसका, कि अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तीसरा बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? एरिया के। मतलब कि अगर किसी वायर का एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। कोई दिक्कत? दोबारा बोल देता हूं, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। कोई दिक्कत? तो इसलिए हमने बोला इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। ठीक है भाई। अब चौथा पॉइंट है इसका, क्या? देखो क्या कह रहा है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अभी मैंने बताया कि हर एक वायर का क्या होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग पाई जाती है। मान लो ये कॉपर का वायर है तो इसकी कुछ और रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये एल्युमिनियम का है तो इसका कुछ और होगा। तो हर एक वायर का, हर एक मटेरियल का या फिर हर एक मेटल की अलग अलग वैल्यू पाई जाती है। आए समझ में? देखो भैया अगला है हमारा रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है? It is defined as a resistance offered by a cube of material of 1 meter when the current flow perpendicular through the position। देखो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण रेजिस्टेंस करंट को कम जाने देता है। दोबारा बोल रहा हूं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी वायर में अगर करंट जा रहा है तो वो उसको है ना कम जाने देगा। क्या जाने देगा? कम। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस तुम एक दिमाग में ये मारो कि ब्रेकर है, ब्रेकर ज्यादा हो तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे याद रखो।
ठीक है भाई। देखो अगला, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की क्या थी, ओम, और इस रेजिस्टिविटी के क्या, ओम मीटर। आया समझ। अगला देखो, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद लेंथ एरिया बट चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस लेंथ से भी चेंज हो रहा था, एरिया से भी चेंज हो रहा था, टेम्परेचर से भी चेंज हो रहा था, लेकिन रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ से चेंज होती है ना ही एरिया से चेंज होती है, तो किससे चेंज होती है, खाली बोलो 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 जल्दी, टेम्परेचर से चेंज होती है। आया भाई समझ। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। अगला देखो, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। देखो भाई क्या बोल रहा है, अब रजिस्टिविटी अलग अलग चीज है, ठीक है। अब मेटल, अभी मैंने जितनी देर से 2-4 बार मैंने मतलब बहुत बार बोल दिया है कि भैया मेटल ले रहे हो, भैया आप नॉन मेटल क्यों ले रहे, है ना, भैया आप इंसुलेटर क्यों नहीं ले रहे। देखो नाम से खुद पता लग रहा है। देखो मेटल क्या है, मेटल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चार्ज पाया जाएगा उनपे, वही चार्ज क्या है ना, करंट फ्लो कराते हैं। जबकि इंसुलेटर तो नाम से इंसुलेटर है, जो अपने अंदर से करंट फ्लो ना करे। तो ऐसे वायर यूज करोगे क्या तुम लोग, नहीं करोगे। तो देखो भाई, देखो रजिस्टिविटी मेटल की और अलॉय की कितनी है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -9। इसका मतलब क्या है भाई बताता हूँ, पहले इंसुलेटर की देख लो। इंसुलेटर कितनी है, 10 की पावर +12 से +17। मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ सेंस समझो। इंसुलेटर की रजिस्टिविटी ज्यादा है, अभी बताया था ना, रजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, सिंपल सी बात है। तो हम मेटल यूज करते हैं ना अपने जो तार लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट अच्छा फ्लो होगा, इसलिए हम घर में मेटल के वायर यूज करते हैं, ना कि इंसुलेटर के। कोई दिक्कत। अगला देखो भाई, resistivity of alloy is generally higher than of its metal in electrical, sorry, हाँ अलग अलग एक एक पॉइंट है। देखो तो बोला रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन मेटल। देखो ये बोला है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना अलॉय की, वो मेटल से थोड़ी अधिक होती है। क्यों, अलॉय बताओ क्या होता है, बोला था ना, मेटल 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 नॉन मेटल, है ना। पहले पिछले क्लास देख के आओ, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, ठीक है भाई। अगर जिस बच्चे को पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 2 तरीके का मिक्सचर हुआ करता था, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, है ना। एग्जांपल जैसे गोल्ड वाला बताया था, टिन वाले, है ना, वही वही वही, ठीक है। देखो ऐसा याद रखो कि रजिस्टिविटी है ना अलॉय की ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा, किससे, मेटल से। कोई दिक्कत। देखो भाई अगला, हाँ, alloy do not oxidize at the high temperature so they are used in the electrical heating devices। क्या बोल रहा है कि alloy, देखो ऐसे याद रखो, देखो alloy का रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा, उसमें ज्यादा रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, तो करंट क्या होगा, कम, सिंपल सी बात है। अच्छा ये बोल रहा है कि हम जो है ना अलॉय इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में लगाते हैं। क्यों, देखो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस क्या है, यानी कि वो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो यानी कि देखो हीट कब प्रोड्यूस करेगा, मान लो मेरे ऐसा फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, सिंपल सी बात है। तो मान लो ये वायर है, मान लो ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर है ना ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है। मान लो मैं यूं जा, ये करंट है यूं जा रहा है, जितना इसके साथ फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या, गरम गरम हीट पैदा होगी। तो यानी कि भैया जितने ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उतना क्या हीट पैदा होगी, और उतना अच्छा ही क्या होगा, मतलब हम इसको किस में लगाएंगे, हीट ज्यादा पैदा होगी तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में लगाएंगे जो हीटिंग के लिए, जैसे जैसे मान लो कि वो हाथ सेकते ना अंगीठी वगैरह इलेक्ट्रिक वाली, उसमें। तो देखो अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, और फ्रिक्शन ज्यादा तो हीट ज्यादा। तो इसलिए अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में लगाते हैं। कोई दिक्कत आए समझ। अगला देखो, copper and aluminum are used for the electrical transmission line so they have the low resistivity। देखो अपना आप ये तो तुम्हें खुद समझ आना चाहिए। बोला है कॉपर और एल्युमिनियम के है ना, हम जो मटेरियल है, जो मेटल है, ये हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब फ्लो होना, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना। तो हम ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है, और जितना अच्छा करंट फ्लो होगा तुम्हारा डिवाइस उतना ही अच्छा चलेगा। तो आया समझ, ये आज का टॉपिक था। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए कंप्लीटली खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।